हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2.3 को डिटेल में सॉल्व करेंगे। जो प्रश्नावली है वो फलन पर आधारित है। तो प्रश्नावली को करने से पहले फलन के बारे में बहुत चीज़ें जाननी ज़रूरी है हमारे को कि भैया फलन क्या होता है, ठीक है, फलन के कितने प्रकार होते हैं, सारी चीज़ें। तो मैं आपको ये बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कक्षा 12 में दोबारा से आपको देखने को मिलेगी। देखो, मैंने उस दिन नोट करके बताया था, एक नोट आपको मैंने उस दिन ही बताया था कि हर फलन हर फलन होता है, हर एक फलन जो होता है ना, हर एक फलन संबंध होता है, ठीक है। परंतु हर संबंध फलन नहीं होता, ठीक है। ये कभी कभी ना स्टेटमेंट बहुविकल्पी ऑब्जेक्टिव प्रश्न में भी आ जाते हैं। ये नोट करके आप याद रख लो कि हर एक फलन संबंध होता है परंतु हर संबंध फलन नहीं होता, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा फलन क्या होता है। किताबी परिभाषा से हटके मैं बताता हूँ बच्चों, एकदम आसान तरीके से। फलन को वैसे बेसिकली हम एफ से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। एक मैपिंग भी कहा जाता है इसको, इसे फलन भी कहते हैं या फिर इसको मैपिंग भी कहते हैं, ठीक है। मैपिंग इस चिन्ह से ए से बी में जा रहा है। अगर आपके पास ए और बी, देखो, यदि ए व बी दो अरिक्त समुच्चय हैं, तो ये जो एफ है ए से बी में जाता है, ठीक है। तो ए का प्रत्येक सदस्य बी के किसी न किसी अवयव से जुड़ा हुआ होगा। ये याद रखो, ये सिंपल किताबी परिभाषा से हट के लिखवा रहा हूँ। किताबें से पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा। ये जो मैपिंग है ना, इस मैपिंग में मतलब क्या होता है, एक संबंध होता है। ये जो एक संबंध छुपा होता है। हर क्वेश्चन जब करोगे ना तो फलन के लिए एक संबंध जरूर दिया होगा, जैसे कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, एफ एक्स बराबर एक्स प्लस वन, ऐसे करके कुछ ना कुछ दिया होगा। मेरी तबीयत खराब है बहुत, फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो देखो, अगर ए और बी दो आपके अरिक्त समुच्चय है तो ए का प्रत्येक अवयव बी से किसी न किसी रूप में जुड़ा हुआ होगा और खाली नहीं रह सकता। यानी कि अगर ये ए है और ये बी है, ये ए है, ये बी है, ठीक है, इसे हम एक्स से प्रदर्शित करते हैं, इसे वाई से, इसके बीच में आपका फलन है, ठीक है। समझिएगा ढंग से। तो ए में जितने भी अवयव हैं, ए बी सी डी, ठीक है, ये अवयव यहाँ पर है 1 2 3 4 5, ये है। तो ए का प्रत्येक अवयव जुड़ा हुआ होगा बी के किसी न किसी अवयव के साथ, ठीक है। मतलब खाली नहीं छूट सकता, अगर खाली छूटेगा तो फलन नहीं होगा, ठीक है। ए का प्रत्येक अवयव बी के किसी न किसी अवयव के साथ जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। बी का कोई अवयव खाली रह सकता है परंतु ए का कभी भी खाली नहीं रहेगा। हर एक पद किसी न किसी रूप में यहाँ से जुड़ा हुआ होगा। यदि मैं आपको समझा, एक चित्र बना के देता हूँ। यदि सपोज करो ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, इसके अंदर हमने ले लिया 1 2 3 और यहाँ लिख दिया ए बी सी डी ई, ठीक है। मैंने ऐसा बता दिया कि 1 ए के साथ जुड़ा हुआ है, 3 डी के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, और 2 का किसी के साथ जुड़ा नहीं हुआ, तब यह फलन नहीं होगा, तब यह फलन नहीं है। अगर आपसे पूछेगा क्यों, क्योंकि 2 का प्रतिचित्रण, प्रतिचित्रण को मैपिंग कहते हैं, ठीक है। प्रतिचित्रण 2 का मैपिंग नहीं है किसी के भी साथ, 2 का मैपिंग
नहीं है। ये आप बोल दोगे तो आई बात समझ में। जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे कॉन्सेप्ट हमारा और भी निकलता जाएगा। तो फलन फलन क्या होता है, हमारे पास अगर दो अरिक्त समुच्चय हैं ए और बी, तो ए का प्रत्येक अवयव बी के साथ किसी न किसी रूप में जुड़ा हुआ होगा और इनके बीच में एक संबंध ज़रूर होगा, इनके बीच में एक संबंध ज़रूर होगा और वो संबंध यूनिक होगा। ठीक है, हर एक तत्व जो जुड़ रहा है ना वो किसी संबंध के साथ जुड़ रहा है। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक भी अवयव छूट जाता है यहाँ से तो फिर वो संबंध नहीं होगा। ठीक, फिर वो संबंध नहीं होगा। अब आपको मैं एक इम्पॉर्टेंट नोट लिखवाता हूँ। इम्पॉर्टेंट नोट, ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी क्वेश्चंस करने में। देखो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। ये सपोज करो ए है, ये सपोज करो बी है और इनके बीच हमारा ये फलन है। इसको बेसिकली हम एक्स कहते हैं, इसको बेसिकली हम वाई कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर है 1 2 3 4। एक एग्जांपल ले रहा हूँ और यहाँ पर है सपोज करो ए बी सी डी ई। ठीक है, देखो जब भी जैसे सपोज करो मैं बताता हूँ, हमेशा फलन के लिए ना एक संबंध दिया होगा, जैसे कि एफ एक्स बराबर दिया होगा एक्स स्क्वायर, ऐसे करके एक संबंध ज़रूर दिया होगा हर क्वेश्चन में। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, अभी क्वेश्चंस करेंगे तो और आइडिया लगेगा। तो एक्स की जगह आप एक रखोगे तो जो मिलेगा वो आपका बी में आता है। ठीक है, तो जैसे आप सपोज करो मैंने एक्स की जगह पर एक रखा तो मुझे एक मिला। ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि चीज़ बताने के लिए कि फलन कैसे होता है कैसे नहीं होता है। 1 ने मुझे ए दिया, 3 ने भी मुझे ए दिया, 2 ने मुझे सी दिया, ठीक है, 4 ने मुझे ई दिया। तो अगर आपसे पूछे कोई क्या भैया ये फलन है या नहीं है, तो इस चीज़ में या इस एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि 1 भी मुझे ए दे रहा है और 3 भी मुझे ए दे रहा है। यहाँ पर हमें ये देखने को मिला ना कि भैया जो F1 है ना वो मुझे ए दे रहा है और F3 भी जो है वो भी हमको ए दे रहा है। तो आप कहो कि भैया ये फलन है या नहीं, हम कैसे पता लगाएंगे? तो देखो मैं बता रहा हूँ, इसे हम जनरल सिंपल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, इनपुट। ये क्या होता है, आउटपुट। दो या दो से ज़्यादा इनपुट सेम आउटपुट दे सकते हैं। ठीक है, तो ये फलन है। ठीक है, ये फलन है। लेकिन अब दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ आपकी आंखों के सामने। ये तो पहला हो गया, अब दूसरे पे आ जाओ। सपोज करो ये ए है, ये बी है, इनके बीच में ये फलन की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये एक्स होता है, जनरली इसे वाई कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर सपोज करो ये 1 2 3 4 और यहाँ है ए बी सी डी ई। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, 1 ने मुझे बी दिया, ठीक है, और 1 ने मुझे सी दिया, 2 ने मुझे ए दिया, 3 ने मुझे डी दिया, 4 ने मुझे ई दिया। ठीक है, क्या ये फलन है? तो यहाँ आपको देखने को मिल रहा है कि जो एक इनपुट है ना वो दो आउटपुट दे रहा है। 1 मुझे बी दे रहा है और 1 मुझे सी भी दे रहा है। ठीक है, चूंकि जो F1 है वो आपको बी दे रहा है और F1 आपको सी भी दे रहा है, यह स्थिति संभव नहीं है। यह स्थिति संभव नहीं है, ये आप लिख दोगे। तो कभी भी एक इनपुट दो या दो से ज़्यादा अगर आउटपुट दे रहा है तो वो फलन कभी नहीं होगा, यानी कि ये फलन नहीं है। छोटी मगर काम की बात, छोटी मगर मोटी बात है कि नहीं। मैं एकदम प्रैक्टिकल वे में चलता हूँ बच्चों, किताबी लैंग्वेज से पूरा हटके मैं बताता हूँ। ठीक है, इस तरीके से बताता हूँ जैसे बच्चों आराम से कच्चे कनेक्ट कर पाए और समझ जाएं। जितना भी मैंने अभी तक बताया होगा, अगर आपने एक भी बार देखा है ध्यानपूर्वक, एक ही बार में आप समझ जाओगे, दोबारा देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जैसे मैं नोट्स बना रहा हूँ वैसे आप अपना नोट्स बना सकते हैं सिंपल वे में, चीज़ों को याद रखने के लिए। ठीक हो गया। अब जैसे आपने संबंध पढ़ा था, डोमेन था, कोडोमेन था, रेंज था ना, वही सेम कॉन्सेप्ट फलन में भी चलता है, कोई बदलाव नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पर डोमेन, कोडोमेन,
और रेंज की बात करूं, ठीक है, कोडोमेन, डोमेन का मतलब क्या होता है बच्चों? डोमेन का मतलब होता है प्रांत, कोडोमेन का मतलब सह प्रांत, और रेंज का मतलब परिसर, है कि नहीं? ये चीजें होती हैं। तो जो कॉन्सेप्ट आपका संबंध में चल रहा था वही सेम कॉन्सेप्ट आपका फलन में भी चलता है, इसमें कोई बदलाव नहीं है, ठीक है। सपोज करो यदि आपके पास एक फलन है जो कि ए से बी में जा रहा है, ठीक है, ये हमारा फलन है। और एक चीज, हाँ, इससे ये बताता हूँ, यहाँ तो मैं ए से बी लिख रहा हूँ, फलन आपका ऐसे भी हो सकता है कि जैसे वास्तविक संख्या से एन में जा रहा है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जो चीज़ बोलेगा ना, अभी मैं इस चीज़ को और क्लियर कर देता हूँ। ये तो मैं ए टू बी करके दिखा रहा था समुच्चय के फॉर्म में, ऐसे भी लिखा हुआ है आर से एन, मतलब ये आर होगा, ये एन होगा। जो भी इसके मेंबर्स होंगे वो वास्तविक संख्या से आने चाहिए, और जो भी इधर आएगा ना वो प्राकृतिक संख्या से यहाँ पे होना चाहिए, कुछ बाहर का इधर नहीं होना चाहिए। ये चीज़ क्वेश्चन पे डिपेंड करेगी, ठीक है, जो क्वेश्चन आपको देगा। अगर इस यहाँ आर बोला गया तो सारे पद आर से आने चाहिए, बाहर से नहीं। और अगर यहाँ एन बोला गया तो एन के ही होने चाहिए, बाहर के नहीं होने चाहिए, ठीक है। आई बात समझ बच्चों? तो ये क्वेश्चन जब करोगे तो और क्लियर होगा। वैसे आपकी क्लास 11th में ना बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, और आपके डिफिकल्टी लेवल को टेस्ट ही नहीं करते एनसीईआरटी क्वेश्चन, इतने इजी इजी क्वेश्चन है। लेकिन अगर थोड़े अच्छे क्वेश्चन करोगे आर डी शर्मा वगैरह के तो आपको पता लगेंगे, ठीक है। तो सपोज करो प्रांत क्या हुआ, जैसे मैंने यहाँ रख दिया ए बी सी डी, और यहाँ रख दिया मैंने 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये जो, इसे हम जनरली एक्स कहते हैं, इसे वाई कहते हैं, और ये हमारा फलन हो रहा है, ठीक है, आर से एन में, ये मैंने बोला। तो जो ये जो इनपुट होते हैं, ये मेरा जो इनपुट है, ठीक है ना। देखो सपोज करो ए रखने पे मुझे 1 मिला, बी रखने पे मुझे 2 मिला, सी रखने पे मुझे 3 मिला, और डी रखने पे मुझे 4 मिला, ठीक है। तो ये जो इनपुट हैं ए बी सी डी, ये हमारे प्रांत होते हैं। ये हमारे क्या होते हैं? प्रांत, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं डोमेन, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में मैं क्या बोलता हूँ इसको? इनपुट। इनपुट हमेशा एक्स एक्सेस एक्स का होता है, इसी ये सिंपल तरीका होता है चीज़ों को याद रखने के लिए। और ए रखने पे मुझे 1 मिला, बी रखने पे मुझे 2 मिला, सी रखने पे मुझे 3 मिला, डी रखने पे मुझे 4 मिला, ये मेरे हो गए आउटपुट, ठीक है ना। ये आउटपुट जो हो गए, ये आउटपुट हमारा क्या होता है? परिसर। परिसर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रेंज, ठीक है। सिंपल याद रखने का तरीका क्या होता है? रेंज जो होता है आउटपुट होता है, आउटपुट यानी कि वाई निर्देशांक वाला, याद रखने का टेक्निक है, ठीक है। अब आप कहोगे सर कोडोमेन क्या होता है? तो ये जो पूरा सेट होता है ना, इधर वाला पूरा सेट, ये मेरा होता है कोडोमेन, ठीक है। तो कोडोमेन मेरे पास क्या है? 1 2 3 4 5 भी, 5 का प्रतिचित्रण नहीं है किसी का भी, लेकिन 5 इस सेट के अंदर पूरा आ रहा है। तो ये सेट पूरा क्या होता है? कोडोमेन होता है। तो ये पूरा सेट कोडोमेन क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5, ठीक है। और रेंज क्या हो जाएगी इस क्वेश्चन में? 1 2 3 4। और जो हमारी प्रांत होगी वो होगी ए बी सी डी। इससे आसान क्या होता है बताओ? चित्र की मदद से समझा रहा हूँ, किताब तो मैंने खोला भी नहीं, किताब में क्या लिखा हूँ मैंने देखा भी नहीं है अभी तक, ठीक है। आराम से आगे समझ बच्चों, ठीक है। अब वो इतना अगर आ गया ना तो आप एनसीईआरटी क्वेश्चन तो आराम से बना लोगे। लेकिन एनसीईआरटी में टाइप्स ऑफ क्या दे रखा है फलन के बारे में, तो वो भी हम जान लेते, काम देगा आगे चलकर, ठीक है। कुछ फलन और उनके आलेख, मतलब फलन के प्रकार और उनका डायग्राम कैसे बनता है, वो अब हम यहाँ देखने वाले हैं, ठीक है। तो पहले वो देख लेते हैं, और उसके बाद ये जो हमारे प्रश्नावली है ना 9.3, बहुत ही आसान है, 5 ही क्वेश्चन है, ये तो फट से हो जाएंगे, है ना। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हद से इजी है, ये तो देखते ही देखते हो जाएंगे। लेकिन मेन चीज़ें हैं इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं, ये नॉलेज हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पिछली बार मैंने ये नहीं बताया था, सिर्फ एनसीईआरटी बता दिया कॉन्सेप्ट के साथ, लेकिन मैंने इस बार सोचा कि मैं पूरा बताऊंगा, है ना। तो चलिए देखते हैं। एनसीईआरटी में जितने भी टाइप्स दे रखे हैं वही हम डिस्कस कर रहे हैं, और भी कई सारे प्रकार होते हैं, वो कक्षा 12 में आप सीखोगे,
ठीक है, तो यहाँ पहला टॉपिक हमारा आ जाता है फलन के प्रकार, टाइप्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, फलन के प्रकार के बारे में आ जाता है। जो पहला फलन हम देख रहे हैं, आपके एनसीईआरटी के हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ, तत्समक फलन। ठीक है, अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, आइडेंटिटी। और किताबी लैंग्वेज से हटकर मैं हमेशा पढ़ाने की चेष्टा करता हूँ। बाकी टीचर आपको किताबी लैंग्वेज डिक्टो छाप के बता देते हैं, बट मैं ऐसा कभी नहीं करता। मैं हमेशा चीज़ों को सिंपल रखता हूँ। भाई किताबी हिस्से ही अगर पूरा डिक्टो छाप के पढ़ाना है तो बच्चा तुमसे क्यों पढ़ रहा है ना, वो वही किताब से ही पढ़ लेता है। अगर वही छाप के ही पढ़ा रहे हो आप तो फ़ायदा क्या हुआ, है ना। पेडागोजी सही सुधारनी चाहिए। तो देखो, ये तत्समक फलन का मैं आपको सीधा बताता हूँ, जो इनपुट रखोगे वही आउटपुट आपको मिलेगा। सीधा मतलब जो आप रखोगे, अगर एक्स की जगह पर एक रखोगे तो वाई, जो आउटपुट वाई है वो भी आपको एक ही मिलेगा। सीधी सी बात है। और जब भी फलन की बात होगी ना, यहाँ पर वास्तविक फलन क्या है आपके कौन सिलेबस में है, तो देखिए, मान लीजिए कि आर एक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है और वाई बराबर एफ एक्स, ये फिक्स है। और प्रत्येक जो एक्स आ रहा है वो वास्तविक संख्या से आ रहा है। ठीक है, और फलन हमारा जो जा रहा है आर से आर में जा रहा है, तो इस टाइप के फंक्शन को हम तत्समक फलन कहते हैं। ये फिक्स है, कुछ रटने की जरूरत नहीं है। आपको क्या दे रखा होगा, एक फलन दे रखा होगा। यदि जो फलन है ना वो आर से आर में आ रहा है, आर क्या होता है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, रियल नंबर्स, है ना। तो वास्तविक संख्या है, ठीक है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। सो देखो बच्चों, ये आर से आर में जा रहा है। हर एक इनपुट आर से आएगा, हर एक आउटपुट आर में आएगा। ठीक है, सो देखो ये चीज़ है। और एक मैंने बोला, हर एक फलन ना किसी संबंध पर निर्भर करता है। ये तो हमें फलन का दे रखा है कि भाई आर से आर में जा रहा है फलन, फलन बिना संबंध के हो ही नहीं सकता। तो इसके लिए जो डिफाइन कर रहा है ना, ये तत्समक फलन है। तो इसका जो ये y बराबर एफ एक्स जो बोल रखा है कि y बराबर क्या होता है, एफ एक्स होता है, ये इसको बना रहा है कि ये तत्समक फलन है। ये हमारा क्या है, संबंध है। ये हमारा क्या है, संबंध है। मैंने बोला था हर एक फलन तभी संभव है जब वो संबंध होगा, बिना संबंध के कोई फलन नहीं बन सकता। ठीक है ना। और यही इसका मेन पॉइंट है, y बराबर एफ एक्स। कुछ भी तुम इनपुट रखोगे वही आपको आउटपुट मिलने वाला है। ठीक है, इसको एफ एक्स बराबर वाई लिख दो, जो आपको सही लगे। ठीक है, तो ये इसको बना रहा है। देखो, ये जो संबंध है ये होता है तत्समक फलन। ठीक है, y बराबर एफ एक्स या एफ एक्स बराबर वाई, इस संबंध ने इसको बनाया है तत्समक फलन। मैं आपको अब दिखाता हूँ कैसे। कई बच्चे बोलते हैं सर ये ग्राफ कैसे बन जाता है। बहुत आसान है यार, ग्राफ बनाना तुमने क्लास 9th में सीखा है। इसमें कोई मतलब बहुत डिफिकल्ट वाली कोई बात नहीं है। देखो कैसे बनेगा, आर से आ रहा है ना, जो हर एक, ये फॉर एवरी बोलते हैं इसे, इस चिन्ह को फॉर एवरी। हर एक एक्स कहाँ से आ रहा है, आर से आ रहा है। देखो यहाँ ये वाला होता है एक्स और ये वाला होता है वाई। ठीक है, सिंपल। देखो, यदि एक्स का मान मैं 0 रखूँ तो एफ 0, एक्स की जगह पर 0 रखूँगा तो वाई भी मुझे 0 मिलेगा। ठीक है, सो पॉइंट फॉर्म में होता है ना, ग्राफ बनाने के लिए पॉइंट फॉर्म चाहिए आपको। पी मान लेता हूँ, तो ये आ गया, एक्स 0 रखा, वाई भी आपको 0 मिला, यानी कि 0 सेंटर से होता हुआ जाएगा। ठीक है, अभी मैं आपको ग्राफ बना के दिखाऊंगा। ये मेरा एक्स, ये एक्स डैश, ये वाई डैश। ठीक है, और ये मेरा ओरिजिन है, सेंटर, इसे ओ से दिखा हुआ तो बढ़िया रहेगा। अगर मैं x के जगह पे 1 रखता हूँ, f1, तो x के जगह 1 रखूँगा, y भी मेरा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जो इनपुट रखोगे वही आपका आउटपुट हो जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, अगर मैं x की जगह पे -1 रखूँगा तो y भी मेरा -1 हो जाएगा। तो बिंदु हो गया 1,1, -1,1, 2,2, -2,2। तो देखो 0 तो यहाँ आएगा, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, ये 3 है, -1,
ठीक है, देखो 1, एक्स पे गया यहाँ, 1, 1, 2, 2 आएगा, एक्स पे 2, ये ऊपर वाई पे 2, एक्स पे 3, वाई पे 3, 3, 3, ऐसे इधर एक माइनस एक्स पे 1, माइनस के 1 यहाँ पे आ जाएगा, माइनस के 2, 2 यहाँ आ जाएगा, माइनस के 3, 3, ये जब ग्राफ पेपर बनाओगे यहाँ आएगा। इन सभी बिंदुओं को मिलाते हुए तुम रेखा खींच दोगे ऐसे, ठीक है। ये तो मैंने कॉपी में बनाया तो आपको इधर उधर लग रहे हैं, तो ये सेंटर से पास होगा और ये y बराबर x का है। अब आपको एक सीक्रेट बताऊं, सीक्रेट, ये जो ग्राफ है ये किसका किसका होगा, y बराबर x का तो है ही है, y बराबर mx का भी यही ग्राफ होता है सेम, mx का भी यही होता है। m मतलब कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, ठीक है। जैसे m क्या होता है, कोई भी कांस्टेंट होता है, अचर। जैसे y बराबर 2x रख दो, y बराबर 3x रख दो, y बराबर 4x रख दो, y बराबर 1000x रख दो, 100x रख दो, कुछ भी रखो सेम यही ग्राफ ही बनेगा, ठीक है। तो ऐसे फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शंस। ये वाला जो फंक्शन है आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं, जो रखा वही मिला, जो इनपुट रखोगे वही आपको आउटपुट मिलता है, तो ऐसे फंक्शन को हम आइडेंटिटी फंक्शंस कहते हैं। आगे बस समझ में क्लियर बच्चों, ये आपका ग्राफ है, मैंने डिटेल में समझा दिया। एनसीईआरटी एक्सरसाइज बहुत छोटी है, वो अगर आपको ज़्यादा जल्दी हो रही बच्चों, तो जल्दी का काम किसका होता है, आप कमेंट करके बता दो मुझे। तो जल्दी का काम होता है जिसका उसको साझे, लेकिन हम जल्दीबाजी नहीं करेंगे, हम चीज़ों को सीखेंगे। अगला फंक्शन है अचर फलन, कांस्टेंट फंक्शन। ये क्या होता है इसके बारे में भी जान लेते हैं। सो देखो यहाँ पर हमारे पास है अचर फलन सेकेंड नंबर पे, अचर फलन को अंग्रेजी में कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन। कोई रटने वाली चीज़ नहीं है, एक बार में मेरा दावा है, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, एक टेक में, एक बार में आप सीख जाओगे, ठीक है, एक ही बार में सीख जाओगे। देखो यदि आपके पास फलन है, फलन जा रहा है वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में, ठीक है। मेन जो इसको जो संबंध होता है, ठीक है, जहाँ जो एफ एक्स है ना वो सी के बराबर है। सी समझते हैं, सी, सी मतलब अचर, मतलब कांस्टेंट, सी फॉर कांस्टेंट होता है, ठीक है। एफ एक्स बराबर सी है, ठीक है। और ये जो एक्स है, हर एक एक्स कहाँ से आएगा, इस आर से, ठीक है। हर एक एक्स जो हमेशा ये वाला होता है ना, यहाँ से आता है। ये चीज़ आप हमेशा अपने दिमाग में डाल लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये चीज़ क्या है, जैसे मैंने सपोज करो यदि एफ एक्स बराबर सी, मैंने 2 ले लिया, क्या ले लिया, 2 ले लिया। अब क्या है, एक्स तुम कुछ भी रखो, ठीक है ना, एक्स कहाँ से आ रहा है, आर से आ रहा है। यदि एक्स बराबर तुम 1 रखोगे, यहाँ 1 रखो, F1, F1 आपको कितना देगा, 2 देगा। आप x की जगह 2 रखो, कुछ भी रखो वो 2 ही देगा। x की जगह माइनस के रखो, कितना देगा, 2 देगा। तो इनपुट कुछ भी हो सकता है लेकिन आउटपुट आपका सेम है, ठीक है। तो ऐसे फलन को हम क्या कहते हैं, अचर फलन कहते हैं, ठीक है। ऐसे फलन को हम क्या कहते हैं, अचर फलन। ग्राफ बना के दिखाऊं, ये x, x डैश, y, y डैश, ये हमारा केंद्र है, ठीक है। हमारा क्वेश्चन में क्या है, 2 है, 2 पे जा रहा है ना, तो ये 2, ये ग्राफ बनेगा, ठीक है। एफ एक्स बराबर 2 का, एफ एक्स को जनरली हम y कहते हैं, कुछ भी रखो 2 ही मिल रहा है तो 2 का ग्राफ है ना। एफ एक्स बराबर क्या होता है, एफ एक्स को हम y कहते हैं, तो कुल मिला के y बराबर 2 है, कुछ भी इनपुट रखो तो वही मिलना है। तो
वाई अक्ष का जो ग्राफ होता है वो एक्स अक्ष के समानांतर होता है। हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला टॉपिक है यहाँ पर बहुपद फलन या बहुपदीय फलन, अंग्रेजी में कहते हैं पोलिनोमियल फंक्शन। सो ये बहुत आसान है, तीसरा वाला भी। लेकिन अगर आपको पता है बहुपद किसे कहते हैं तो बहुपदीय फलन आपके लिए आसान है, वरना बहुत कठिन है। ठीक है, बहुपदीय फलन। बहुपदीय फलन क्या होता है? पोलिनोमियल फंक्शन कहते हैं इसको अंग्रेजी में। ठीक है, पोलिनोमियल फंक्शन ये क्या होता है? देखो, बहुपद किसे कहते हैं आप जानते हैं ना। बहुपद क्या होता है? यदि फलन आपका जा रहा है आर से आर में, वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में जा रहा है, ठीक है, और फलन आपका जो दे रखा है ना y बराबर एफ एक्स, क्या दे रखा है? ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर, कहाँ तक जा रहा है? ए एन एक्स की पावर एन। ये हमारा बहुपदी फलन होता है। तीन शर्त को ये संतुष्ट करते हैं बहुपद, तो इसे हम बहुपदी फलन कहते हैं। बहुपद क्या होता है हम जानते ही हैं। बहुपद तीन शर्त होती है बहुपद की, कि सीमित पद होने चाहिए। बताओ, गिन के लिख पाओ सीमित पद हो। देखो एक्स एन है ना, सीमित पद है, एन नंबर ऑफ टर्म्स हैं। फिर उसके बाद जो ये A0 A1 A2, ठीक है, जो A0 है A1 है, ये सब जो है ना AN, यानी कि इसे क्या कहते हैं? गुणज कहते हैं। ये गुणज क्या होना चाहिए? वास्तविक संख्या होनी चाहिए। और उसके बाद जो x है, ठीक है ना, x जितने भी x हैं, है ना, चर की घात पूर्णांक। ठीक है, यहाँ चर नहीं है, अब तो x की पावर 0 बना के मैं लिख सकता हूँ। तो जितने भी चर की घात हो, ठीक है, चर की घात पूर्णांक लिखना गलत हो जाएगा ना, फिर पूर्णांक में माइनस पे आ जाता है, पूर्णांक नहीं होगा। चर की घात में क्या होगा? पूर्ण संख्या, ऐसे लिखते हैं। हाँ, पूर्ण संख्या, हिंदी में थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था। पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या में 0 1 2 3 चलता रहता है। ये तीन चीज़ अगर होती है तो उस फलन को हम बहुपदी फलन कहेंगे। ठीक है, और ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब आपको एग्जाम्पल देता हूँ, है ना, बिना एग्जाम्पल की बात नहीं बनेगी। मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, उदाहरण। फलन तो मेरा आर से आर में जा रहा है, और एफ एक्स मैंने ले लिया एक्स स्क्वायर। एफ एक्स मैंने क्या ले लिया? एक्स स्क्वायर ले लिया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखो क्या होगा, ठीक है, इसका मैं ग्राफ बना के दिखाता हूँ। यदि x बराबर 0 यहाँ रखेंगे तो 0 का वर्ग क्या आ जाएगा? 0। तो पहला बिंदु आ गया 0,0, सेंटर से पास होगा। यदि x बराबर मैं रखता हूँ 1, x की जगह मैंने 1 रखा, तो 1 का स्क्वायर मुझे आपको दे देगा 1। 1 रखने पे 1 मिला। अगर x की जगह पे रखता हूँ मैं माइनस का 1, है ना, तो मुझे क्या मिलेगा? -1 का स्क्वायर, तो भी मुझे 1 मिलेगा, तो -1 पे 1 मिलेगा। अगर x की जगह मैं रखता हूँ 2, तो 2 का वर्ग यानी कि 4, 2 पे मुझे 4 मिलेगा। अगर x की जगह मैं रखता हूँ -2, तो -2 का वर्ग, फिर 4 मिलेगा, तो -2 पे भी मुझे 4 मिला। तो इतने से आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है ना। अब मैं आपको बना के दिखाता हूँ ग्राफ। ये x है, ये x डैश, ये y डैश, ठीक है। और ये हमारे बिंदु हैं 1 2 3, -1 -2 -3, 1 2 3। तो देखो पहला बिंदु है 0,0, 0,0 यहाँ होता है, यहाँ से जाएगा। फिर है 1,1, x पे 1 y पे 1, यहाँ एक बिंदु आ गया। फिर है x पे 2 y पे 4, x पे 2 y पे 4 यहाँ कहीं आ जाएगा, है ना, पॉजिटिव में 4 यहाँ आ जाएगा।
फिर देखो क्या है, -1 एक्स पे -1 वाई पे 1, यहाँ एक बिंदु आ जाएगा। एक्स पे -2 वाई पे 4, एक्स पे -2 वाई पे 4, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो इतने ही बिंदु को ही अगर मिलाते हुए जाएं, इससे इसको मिलाओगे, फिर इससे इसको मिलाओगे, फिर इससे ऐसे चला जाएगा, फिर ये ऐसे चला जाएगा। ठीक है, तो इसे पता है क्या कहते हैं, ये जो ग्राफ बना है इसे परवलय कहते हैं, पैराबोला अंग्रेजी में बोलते हैं। परवलय पर एक अलग से चैप्टर आएगा आगे चलकर, उसको वैसे तो क्लास 11 मैथमेटिक्स मैंने पूरी बढ़ा रखी, प्लेलिस्ट के लिंक्स में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। अगर आपको परवलय पढ़ना है, जानना है, तो आप देख भी सकते हैं, चैप्टर में 11-12 ना है ना, आपको मिल जाएगा। फिलहाल इसी पे फोकस करो, बाद में देख लेना, परवलय पढ़ा रखा है मैंने सब कुछ ऑलरेडी। तो ये होता है आपका बहुपदीय फलन। ठीक है, अगर आपको मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसका बना के देखना खुद। ठीक है, ऐसा बनेगा नीचे, ये वाला ट्राई करना खुद, बन जाएगा। अगले वाले पे आ जाते हैं फलन, परिमेय फलन। रैशनल फंक्शंस क्या होता है? ठीक है, अगला जो उदाहरण है, मतलब अगला जो टाइप है वो है परिमेय फलन के बारे में। परिमेय फलन को अंग्रेजी में बोलते हैं रैशनल फंक्शन। तो रैशनल फंक्शन क्या होता है? व्हाट इज रैशनल फंक्शन? तो रैशनल मतलब परिमेय फलन, परिमेय मतलब क्या होता है? पी बट्टे क्यू के रूप में होता है, जहाँ क्यू का मान 0 ना हो। तो ये जो फलन होता है ना, एफ एक्स बट्टे जी एक्स के रूप में होता है, अंश बट्टे हर के रूप में होता है। सिंपल में बताऊँ तो अंश बट्टे हर के रूप में होता है, हर का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए, जहाँ क्या है, जी एक्स का मान कभी 0 नहीं हो सकता, कि अगर 0 हो जाएगा तो ये परिभाषित नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे जो फलन होते हैं हमारे परिमेय फलन होते हैं। ठीक है, जो एफ एक्स मतलब अंश बट्टे हर के रूप में होगा और जहाँ हर का मान 0 ना हो, तो ऐसे फलन को हम परिमेय फलन कहते हैं। जब भी कोई फंक्शन अंश बट्टे हर के रूप में दिखे तो समझ जाना है कि वो परिमेय फलन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अब आ जाओ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फलन है, जिस पर क्वेश्चन भी बनेंगे बहुत ज़्यादा। ठीक है, मापांक फलन, चिन्ह फलन, महत्वपूर्णांक, ये जो अब ये फटाफट से जो आ रहे हैं ना, इस पे क्वेश्चन बहुत बनता है 11th में भी और 12th में भी। मापांक फलन अंग्रेजी में कहते हैं मॉडुलस फंक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। मापांक फलन, मापांक फलन को अंग्रेजी में कहते हैं मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, ये चीज़ क्या होती है इसके बारे में जान लेते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मॉडुलस चिन्ह जो होता है, देखो यदि हमारे पास फलन है, यदि जो फलन है ना वो आर से वास्तविक संख्या में जा रहा है, जहाँ ये जो एफ एक्स है, ठीक है, वो इसके बराबर है। ये एक्स लिखा मैंने और ये जो दो डंडे लगा दिए, इसे ही बोलते हैं मापांक फलन। ये ही मापांक का चिन्ह है। ठीक है, मॉडुलस। अब ये चीज़ जब भी आएगी ना, तो दो चीज़ पर निर्भर करती है कि अगर x का मान 0 या 0 से बड़ा हो या फिर x का मान 0 से छोटा हो। देखो, यदि x का मान 0 या 0 से बड़ा होगा तो इस एफ एक्स का मान क्या हो जाएगा, इसका मान पॉजिटिव में लिया जाएगा, एफ एक्स का मान x होगा। और यदि x का मान 0 से छोटा हो तो क्या होता है ना, इसका मान नेगेटिव में आ जाता है। तो एक फंक्शन था, तो एक फंक्शन दो टुकड़ों में बट गया। अब देख पा रहे हैं ना, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, तो कुल मिलाकर इसको ढंग से लिखा जाए एफ एक्स बराबर करके, तो मैं लिख सकता हूँ कि एफ एक्स तब आएगा जब एक्स का मान 0 या 0 से बड़ा होगा, और माइनस एक्स तब आएगा जब एक्स का मान 0 से छोटा होगा। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, मापांक फलन बोलते हैं, मॉडुलस फंक्शन। इस चिन्ह को याद रखना है, ये चिन्ह हो का मतलब ही है मॉडुलस फंक्शन।
मापांक फलन। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर इससे हमें मिला क्या कि हमारे पास एफ एक्स बराबर एक्स व एफ एक्स बराबर माइनस के एक्स, और हर एक एक्स कहाँ से आएगा, वास्तविक संख्या से आएगा। ठीक है, तो आप देखो, आप कहोगे सर इसका ग्राफ कैसे बनाए, बहुत आसान है यार, ये चीज़ है और इधर है एफ एक्स बराबर एक्स माइनस के, यहाँ एक्स रखो वाई रखो। पहले तो देखना है कि सेंटर से पास होता है कि नहीं है। मैंने एक्स के मान 0 रखा तो एफ एक्स के बराबर एफ एक्स वाई बना होता है। ये जो एफ एक्स है ना, ये किसके बराबर होता है, वाई के बराबर। तो वाई एक्स के बराबर, एक्स के जगह पे 0 रखा तो यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। एक्स की जगह 0 रख रहे हैं ना, तो ये 0। एक्स के जगह पे मैं 1 रखूँगा तो ये भी 1 हो जाएगा। ये 1 रखा ना, यहाँ पे रख रहे हैं सारा मान। 2 रखूँगा तो 2 आ जाएगा। इधर देखो, एक्स के जगह पे 0 रखूँगा, वाई का मान 0 हो जाएगा। एक्स के जगह पे 1 रखूँगा, ठीक है, एक्स के जगह पे अगर मैं माइनस के 1 रखूँगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। -2 रखूँगा प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़, ग्राफ अलग नहीं बनेगा, ग्राफ कंबाइन करके बनेगा, ये ध्यान रखना। देखो कैसे बनेगा, ये एक्स डैश वाई डैश। पहली बात तो दोनों ही जीरो, इसकी बात कर लेते हैं पहले ना, या इसकी बात कर लेते हैं। 0 0 ये है, एक्स पे 1 यहाँ है, वाई पे 1 यहाँ आ जाएगा। एक्स पे 1 और एक्स पे 2 गया, वाई पे 2 यहाँ आ जाएगा। 3 3, तो ये ऐसा जाएगा, समझ रहे हो। 0 यहाँ हुआ और एक्स के जगह पर 1 रख, और वाई की जगह पर भी 1,1, फिर 2,2, एक्स पे 2, वाई यहाँ 2, फिर 3,3 यहाँ आ जाएगा। इन सभी बिंदुओं को मिलाते हुए मैंने रेखा खींच दिया, आगे तक जाएगी। इधर आ जाओ, 0,0 ये हुआ, एक्स पे माइनस का 1 यहाँ और प्लस का 1 यहाँ, तो पहला बिंदु मेरा यहाँ आ जाएगा। फिर एक्स पे माइनस का 2, वाई पे प्लस के 2, तो यहाँ आ जाएगा दूसरा बिंदु। ऐसे ही एक्स पे जगह पर -3 लोगे तो वाई का मान -3 यहाँ कहीं पे आ जाएगा। तो इन सभी बिंदुओं को मिलाते हुए क्या खींच दो, रेखा, ये ऐसे चली जाएगी। तो ये इसका ग्राफ ऐसे बनता है। ठीक हो गया, आराम से बन गया। तो ये आपका हो गया मापांक फलन। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट सिग्नम फंक्शंस के बारे में, चिन्ह फलन के बारे में। तो ये क्या होता है, इसको भी जान लेते हैं। चिन्ह फलन, चिन्ह फलन को अंग्रेजी में बोलते हैं सिग्साइनम फंक्शन। ये चीज़ क्या होती है, देखो, जो आपका प्रत्येक एक्स होता है ना, वो आर से आता है। ठीक है, और जो फलन है, मान लेते हैं आर से आर में जा रहा है। यदि फलन आर से आर में जा रहा है, वह जो फंक्शन है, सपोज करो वो इस रूप में है कि एक, यदि x का मान 0 से बड़ा हो, 0 है यदि x का मान 0 हो, और -1 है यदि x का मान 0 से छोटा हो। ठीक है, ये चीज़, इस चीज़ को समझिए पहले कि सिग्नम फंक्शन क्या होता है। ये देखो, अलग अलग कंडीशन पे अलग अलग वैल्यू दे रही है। अगर x का मान 0 से बड़ा है तो 1 आएगा, 1 ही फिक्स है, चाहे कितना भी ले लो। x का मान तुम 2 लो, 5 लो, 10 लो, 1000 लो, करोड़ लो, कुछ भी लो, आपको ऑलवेज y 1 ही मिलेगा। और अगर x का मान 0 लोगे तो 0 मिलेगा, x का मान तुम 0 से छोटा लो, कुछ भी लो, तो ये मिलेगा। ये एक एग्जाम्पल है। ऐसे अगर आते हैं ना 2 से ज़्यादा, ऐसे कंडीशन पे 2 से ज़्यादा मान अगर आपको दिख रहे हैं, तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं चिन्ह फलन, साइनम फंक्शन। ठीक है, और इसका अगर मैं ग्राफ बना के दिखाऊं, चित्र बना के दिखाऊं, तो देखो समझो ये क्या चीज़ होती है। ये x का मान इधर प्लस में, x का मान इधर नेगेटिव में, y का मान ऊपर प्लस में, y का मान नीचे नेगेटिव में। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है 1 2 3, -1 -2, यहाँ पर 0 होता है, ये +1 +2, ये -1 -2। ठीक है, अब इस चीज़ को ध्यानपूर्वक समझना।
ध्यानपूर्वक समझना। ये क्या है, अगर x का मान मैं 0 से बड़ा लेता हूँ, इसका मतलब समझ रहे हो, 0 से बड़ा मतलब 0 नहीं है उसके पास, तो y आपको 1 मिलेगा, ये y है, ठीक है। यानी कि इसके पास 0 नहीं है, तो y बराबर 1 कहाँ हुआ, ये हुआ ना 1, ये है 1। इसके ये ग्राफ जाएगा इस तरीके से, इधर मत ले लेना, इधर नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि 0 से बड़ा है, सारे मान x के प्लस के हैं, तो 1 रखने पर, 2 रखने पर, 3 रखने पर सारे लेकिन 0 नहीं है, तो ये यहाँ पे 0 होता है ना, जो चीज़ नहीं है उसको खाली छोड़ते हैं ऐसे, ये खाली छोड़ा है मैंने इसको, ये चीज़ ऐसी है, ये जो 0 बनाया मैंने गोल, ये चीज़ ये प्रदर्शित करती है कि इसके पास ये वाला मान नहीं है। अगर मैं इसको भर दूंगा ना, इस गोले को ऐसे भर दूंगा, इसका मतलब होता है नहीं है, और इसका मतलब होता है। अगर इसको मैं ऐसा पूरा भर दूं, इसका मतलब है। तो ये किसका ग्राफ बन गया, y इक्वल टू 1 का, ठीक है। 0 पे x बराबर 0 पे 0 है, तो ये 0, ये पूरा इसको मैंने भर दिया, देखो ऐसे भर दिया, ठीक है। 0 के लिए यही ये वाली रेखा होती है पूरी, ठीक। फिर क्या है, 0 से छोटा, x का मान अगर 0 से छोटा लूँगा तो y का मान -1 आएगा, ये -1 है, 0 छोटा मतलब -1 लिया, -2 लिया, -3 लिया, x का मान तो -1 मिलेगा, ये वाली ग्राफ बनेगी, इधर इस तरफ जाएगा। और इसके पास भी 0 नहीं है, 0 से छोटा 0 नहीं है, तो 0 नहीं है तो इस गोले को ऐसे बनाओगे खाली, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको आ गई होगी समझ में। अब आ जाओ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इस पे भी क्वेश्चन बहुत बनते हैं। जो ऊपर मापांक फलन बताया था और ये जो महत्तम पूर्णांक फलन है, इस पे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको भी जान लो कि ये क्या होता है, ठीक है। इस पर तो मैंने अलग से भी वीडियो बना रखी है इस टॉपिक के लिए क्वेश्चन के साथ। हिंदी में बोलते हैं महत्तम पूर्णांक फलन, महत्तम पूर्णांक, ये की वर्ड है इसका, पूर्णांक फलन। अंग्रेजी में इसे कहा जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। इसे ये देखो, ये चीज़ क्या होती है, महत्तम पूर्णांक फलन। यदि आपका जो फलन है ना, वो r से r में जा रहा है, वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में जा रहा है, वह आपके पास जो मेन चीज़ तो संबंधी होती है ना, f(x) बराबर क्या है ना, इस रूप में है। जब भी ये बड़ा वाला ब्रैकेट दिखेगा ना, ये बड़ा वाला ब्रैकेट, समझ जाना महत्तम पूर्णांक फलन है। यही इसका पता लगाने का टेक्निक है कि महत्तम पूर्णांक फलन कब क्या है। तो ये जो बड़ा वाला ब्रैकेट में लगा है, ये चिन्ह, ये इसका प्रदर्शित करने का तरीका हुआ महत्तम पूर्णांक का, महत्तम पूर्णांक फलन का, ठीक है। ये चिन्ह नहीं बता रहा है, ओके बच्चों। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं इसको समझाता हूँ, मतलब कुछ भी हो आपको पूर्णांक ही लेना होता है ग्राफ में, कुछ भी हो आपको क्या लेना होता है, पूर्णांक लेना होता है, ये ध्यान रखिए। जैसे सपोज करो, इस पर तो मैंने जब क्लास 12 में क्वेश्चन आएंगे ना, तो कई टीचर ना डायरेक्ट बच्चों को रटवा देते हैं कि ये है तो ऐसा ही आएगा। बड़े बड़े यूट्यूब चैनल हैं जिनके लाखों में सब्सक्राइबर हैं, 1-2 लाख नहीं, ऑलमोस्ट मिलियन होने वाले हैं, उन्होंने उल्टा पुल्टा समझा रखा है। बट मैंने इस चीज़ को एकदम आसानी के साथ समझाया चित्र की मदद से, ठीक है। तो ये क्या होता है ना, सपोज़ करो जैसे यदि आप सपोज़ करो, एक समझाता हूँ, यदि x का मान क्या है ना, 0 से छोटा है और -1 x से बड़ा है, तो कुल मिला के एक चीज़ समझ लो, ये आपका क्या है, 0 है, ये -1 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3, एक ही सब समझ जाओगे। देखो 0 से छोटा, ठीक है, 0 से छोटा मतलब अगर मान यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो और कहीं पे भी हो, तो जो इसका नेक्स्ट पूर्णांक आपको लेना पड़ेगा ना, वो -1 ही लिया जाएगा। हमेशा बाईं तरफ वाला लिया जाता है, बाईं तरफ वाला, बाईं तरफ वाला लिया जाएगा।
अगर 0 से कोई भी मान छोटा हो और अंतर सब में बराबर है, जैसे 0 माइनस 1 का अंतर है, इधर माइनस में 1 का अंतर है, इधर प्लस में 1 का अंतर है, 2 3 है ना, अंतर सेम रखना होगा, ये भी ध्यान जरूरी है। तो इसका मान क्या होगा, माइनस के 1 होगा। चाहे तुम x कुछ भी रखो, x का मान तुम 0.5 रखो या माइनस के, है ना, माइनस के 0.7 रखो, कुछ भी रखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ भी रखो, मान पूर्णांक में ही लेना है, माइनस के 1। ठीक है, अगर मैं मान यहाँ ले लेता हूँ, जैसे मैं अगर x का मान ले लेता हूँ, यदि आप कहोगे सर अगर मैं यदि x का मान ले लेता हूँ माइनस में 1.1 यहाँ कहीं पे आएगा, तब आपका मान क्या होगा, माइनस का 2 होगा। तब आपका मान क्या होगा, माइनस के 2। अगर 1.1 आप यहाँ ले रहे हो, तब आपका जो फलन आएगा वो क्या आएगा, माइनस के 2 आएगा। तो ये आपका होता है महत्तम पूर्णांक फलन। ओके बच्चों, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। तो सारे टाइप्स ऑफ फंक्शंस मैंने आपको समझा दिए हैं। अब आता है वास्तविक फलनों का बीजगणित। ठीक है, वास्तविक फलनों का बीजगणित। तो इसको भी मैं बहुत सिंपल वे में समझाऊंगा आपको। देखो, बीजगणित मतलब वही जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग के बारे में बात करनी पड़ेगी। तो यहाँ लिख देते हैं अलजेब्रा, अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन। आपके सिलेबस में रियल फंक्शन ही है, ठीक है, ये ध्यान रखना। रियल फंक्शन का मतलब होता है सारे x वास्तविक संख्या से आएंगे, सारे y आउटपुट वास्तविक संख्या से होने चाहिए। ठीक है, तो उसे रियल फंक्शन कहा जाता है। यदि आपके पास दो फलन है, यदि fx, एक फलन f है जो कि सपोज करो, कुछ भी बोल सकता हूँ मैं यहाँ पे, कि r से r में जा रहा है, और दूसरा जो फलन है वो भी r से r में जा रहा है। तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये चीज़, ठीक है। अगर जो फलन है, अलग अलग फलन है, f फलन एक अलग फलन है, g एक अलग फलन है, लेकिन जो जा रहा है वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में जा रहा है और ये भी वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में जा रहा है, जब ये चीज़ सेम टू सेम होगी दोनों, तो दोनों फलन को आप जोड़ सकते हो, घटा सकते हो और गुणा कर सकते हो, ठीक है, और भाग भी कर सकते हो, अन्यथा नहीं कर सकते। तो पहली चीज़ क्या होती है, पहली चीज़ क्या होती है कि जो f प्लस जी होता है, और यहाँ से मैं ये लगाऊँ x, तो किसके बराबर होता है, fx प्लस जी एक्स के बराबर होता है। और हर x कहाँ से आता है, इस r से आता है। फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r। नेक्स्ट, अगर यहीं अगर मैं प्लस की जगह में माइनस कर दूँ तो यहाँ माइनस लग जाएगा, ठीक है। सेकंड में आ जाओ कि अगर दो फलन है f और g, इनकी मैं गुणा करूँ तो ये किसके बराबर होंगे, एफ जी इंटू एफ एक्स, ठीक है। और हर x कहाँ से आएगा, वास्तविक संख्या यहाँ से आएगा। अगर मेरे पास कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या है, ठीक है, उसको मैं गुणा कर देता हूँ एफ एक्स में, तो k बाहर आ जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा। और हर x कहाँ से आएगा, r से। अब भाग की बात कर लेते हैं, चौथा पार्ट बचा है भाग सिर्फ। अगर f बट्टा g है, ये x है, तो ये होता है एफ एक्स बट्टा जी एक्स, ठीक है। जहाँ पर आपको मेंशन करना होगा, ये परिमेय फलन हो गया ना, p अंश बट्टे हर के रूप में हो गया, तो नीचे वाला कभी जीरो नहीं हो सकता, जी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। और हर x कहाँ से आएगा, इस r से आएगा। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, हो गया। अब अगर इतनी चीज़ें आपने समझ ली बच्चों, आपके लिए प्रश्न अब बहुत आसान हो जाएंगे। मैंने एनसीईआरटी पूरी बंद कर दी थी, कॉन्सेप्ट समझा रहा था आपको। अब देखो फंक्शन पे आ जाते हैं, मतलब प्रश्नावली पे आ जाते हैं, फंक्शन बोल रहा हूँ। फंक्शन हमने सीख लिए, टाइप्स सीख लिए। अब भैया ये जो क्वेश्चन दे रहे हैं ना, ये तुच्छ बुच्छ क्वेश्चन है, एकदम बहुत ही हल्के लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक एक करके करते हैं सारे को। कह रहे निम्नलिखित संबंधों में से कौन से फलन है, कारण का उल्लेख कीजिए। यदि संबंध एक फलन है तो उनका परिसर निर्धारित कीजिए। प्रांत परिसर 2.2 से आप सीखते हुए आ रहे हो, ठीक है ना, तो वो हम यहाँ पर दोबारा देखेंगे।
चलिए, प्रश्नावली हमारी कितनी है? 2.3। अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हो, लाइक नहीं किया, प्लीज़ लाइक कर दो और एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। सो पहले वाले पार्ट में दे रखा है गिवन, ठीक है। क्या दिया हुआ है वो हम लिखेंगे। देखो, ये हमें दे रखा है, एक संबंध दे रखा है, ये फलन है कि नहीं उसके बारे में हमें चर्चा करनी है। तो देखो, दिया है हमें संबंध जो दे रखा है आर, वो हमें दे रखा है 2 हमें 1 दे रहे हैं, 5 हमें 1 दे रहे हैं, 8 हमें 1 दे रहे हैं, 11 हमें 1 दे रहे हैं, 14 हमें 1 दे रहे हैं और 17 भी आपको 1 दे रहे हैं, ठीक है। सो मैंने जो 2 नोट लिखवाए थे आपको, वो 2 नोट आपको यहाँ पर काम देंगे, है कि नहीं। मैं चीज़ें प्रैक्टिकल रखता हूँ हमेशा। देखो बच्चों, ये इसका मतलब क्या है कि आपको जो ना, ये जो 2 है, आपको 2 कितना दे रहा है? 1 दे रहा है। 5 ये भी आपको 1 दे रहा है। 8 ये भी आपको 1 दे रहा है। 11 ये भी आपको 1 दे रहा है। 14 भाई साहब ये भी आपको 1 दे रहे हैं और 17 ये भी आपको 1 दे रहा है। अब आप खुद बताओ, थोड़ा सा पॉज हो। मैंने स्टार्टिंग में कुछ बताया था आपको, ठीक है। मैंने क्या बोला था? 2 या 2 से ज़्यादा कभी भी एक सेम आउटपुट, देखो ये इनपुट है ना, ये इनपुट है। 2 से ज़्यादा आउटपुट, 2 से ज़्यादा इनपुट, सॉरी, एक सेम आउटपुट दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक इनपुट 2 आउटपुट नहीं दे सकता। ये 2 से ज़्यादा इनपुट हैं लेकिन इनका आउटपुट सेम है, देख रहे हो आप। तो आप यहाँ देखेंगे, यहाँ आप लिखेंगे, यहाँ सभी प्रतिबिंब एक नियत संख्या 1 है, ठीक है। अतः यह फलन है। फलन हो जाएगा। आप चाहो तो और स्पष्टीकरण दे सकते हो। स्पष्टीकरण में आप क्या ले सकते हो कि 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट सेम आउटपुट दे सकते हैं, परंतु एक इनपुट 2 आउटपुट नहीं दे सकता। अतः ये दिया गया फलन क्या है? आपका फलन हो जाएगा। आपसे प्रश्न में क्या बोला गया था कि ऐसा है तो उसका परिसर बताओ भैया, क्या होगा परिसर। आपसे परिसर निकालने के लिए बोला गया, रेंज बतानी क्या होगी। रेंज क्या होता है? वाई वाला। अगर ये फलन है तो वाई वाला, ठीक है। तो रेंज आपकी कितनी है? 1। चाहे कितनी बार में क्यों ना हो, आउटपुट को हम क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं, ठीक है। तो ये फलन है तो इसका जो रेंज परिसर है वो 1 है, ठीक हो गया। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब आएंगे नेक्स्ट पार्ट में, इसके सेकंड वाला पार्ट। सेकंड वाले पार्ट में क्या दे रखा है? 2 हमें 1 दे रहे हैं, 4 हमें 2 दे रहे हैं, 6 हमें 3 दे रहे हैं, 8 हमें 4 दे रहे हैं, ठीक है। 10 हमें 5 दे रहे हैं और 12 हमें 6 दे रहे हैं और 14 हमें 7 दे रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ हमें दे रखी है प्रश्न में। एनसीईआरटी को मैंने साइड में रख दिया ना, आपको अभी सर आप कैसे बोल रहे हो अंदाजे में। ये देखो, ये मैंने साइड में रखी हुई है एनसीईआरटी। अब फटाक से जो चीज़ हमें दे रखी है उसका हम चित्र बना लेते हैं ना। चित्र बनाते ही आपके दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता है, फट से आपको सारा कुछ दिखने लगेगा। 2 आपको 1 दे रहे हैं, 4 आपको 2 दे रहे हैं, 6 आपको 3 दे रहे हैं, 8 आपको 4 दे रहे हैं, 10 आपको 5 दे रहे हैं, 12 आपको 6 दे रहे हैं और 14 आपको 7 दे रहे हैं, है कि नहीं। यही चीज़ आपको दे रहा है। अब आप देखो,
क्या कोई इनपुट खाली है क्या? नहीं, सब इन जो इनपुट है किसी न किसी चीज़ के साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। यहाँ से अगर एक भी खाली होता तो फलन नहीं होता। और एक इनपुट दो आउटपुट नहीं दे रहा है। अगर एक इनपुट दो या दो से ज़्यादा आउटपुट तब भी वो फलन नहीं होता। और यहाँ से कोई खाली छूट जाए तब भी वो फलन नहीं होता। तो आप देख पा रहे हैं कि हर एक इनपुट किसी न किसी आउटपुट के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, मैं थोड़ा आम भाषा में बोलता हूँ इनपुट आउटपुट करके। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या? चूंकि हम लिखेंगे, ठीक है, यहाँ हम बोल देते हैं, अगर मैं इसको ए बोलूँ और इसको मैं बी बोलूँ तो हम देखेंगे चूंकि प्रांत ए के सभी अवयव बी के किसी न किसी अवयव से संबंधित हैं, इसलिए यह फलन है। ठीक है, यह हमारा क्या हो जाएगा? फलन हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? रेंज निकालना है, परिसर निकालनी है। तो परिसर क्या होता है? आउटपुट का कलेक्शन। 1 2 3 4 5 6 7, ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। बताइए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तीसरे वाले पे आ जाते हैं, थर्ड वाले पार्ट पर। ठीक है, तीसरे वाले पार्ट पे आ जाओ। हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है, जो संबंध दे रखा है ना, वो 1 हमें 3 दे रहे हैं, 1 हमें 5 दे रहे हैं और 2 भी हमें 5 दे रहे हैं। तो यहीं से पता लग गया कि भाई ये संबंध नहीं हो सकता। कैसे? इसको मैं ए बोलता हूँ, इसको मैं बी बोलता हूँ। देखो, ये 1 है, ये मुझे 3 दे रहा है, फिर 1 मुझे क्या दे रहा है? 5 दे रहा है, फिर 2 है, वो भी मुझे 5 दे रहा है। ठीक है, 2 इनपुट सेम आउटपुट दे सकते हैं, लेकिन एक ही इनपुट 2 अलग अलग आउटपुट नहीं दे सकता। ठीक है, 2 अलग अलग आउटपुट नहीं दे सकता। तो वही चीज़ हमें यहाँ पर अपने शब्दों में लिखनी है। क्या लिखनी है? चूंकि F1 आपका 3 दे रहा है और F1 आपको 5 भी दे रहा है। ठीक है, इसलिए यह फलन नहीं है, क्योंकि एक ही इनपुट दो अलग अलग आउटपुट दे रहे हैं। ये चीज़ संभव नहीं होती फलन में। फलन नहीं है तो परिसर भी नहीं बताना है हमें। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अगला जो प्रश्न है दूसरा वाला, भाई साहब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये क्वेश्चन आपके अर्धवार्षिक परीक्षा या टेस्ट में ज़रूर आएगा। ठीक है, कक्षा 11 में टेस्ट के नंबर जुड़ते हैं और अर्धवार्षिक के नंबर भी जुड़ते हैं। तो मेरा दावा है, गारंटी है, आपके अर्धवार्षिक पेपर में ये क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा, 100%। मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ। ये दूसरा क्वेश्चन और ये 5वां क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इनको ज़रूर करके जाना। कह रहे निम्नलिखित वास्तविक फलन के प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। वास्तविक फलन, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा नोट, जो पहले भी मैंने एक बार दिखाया था। x आपका क्या होता है? प्रांत। y आपका क्या होता है? परिसर। ठीक है, ये चीज़ आपको मैंने पहले भी बताई है। ठीक है, अगर आपका ऐसे क्रमित युग में होता है ना, तो x वाला जो होता है वो आपका प्रांत होता है और जो y वाला होता है वो आपका परिसर होता है। ये चीज़ मैंने पहले ही आपको समझाई है। ठीक है, और फलन हमें क्या बोल रहा है? वास्तविक फलन है। ठीक है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, पार्ट 1। पार्ट 1 में हमें क्या दे रखा है? जो fx हमें दे रखा है ना, वो दे रखा है माइनस के मॉडुलस x। ठीक है, चूंकि
फलन वास्तविक है, वास्तविक फलन है, इसलिए जो हर एक x होगा वो कहाँ से आएगा, r से, वास्तविक संख्या से आएगा ना, जहाँ इस r का मतलब क्या होता है बच्चों, इस r का मतलब होता है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। यही होता है कि नहीं, यही होता है। अब देखिए x आ रहा है r से, और x आपका क्या होता है बच्चों, प्रांत होता है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि जो हमारा प्रांत होगा भैया वो क्या होगा, r होगा। ठीक है, हमारा क्या होगा, r होगा। और परिसर क्या होता है, y होता है, परिसर क्या होता है, y, और fx को ही y कहा जाता है, चूंकि fx क्या होता है, y होता है, और y किसके बराबर है, -x के बराबर है। तो x कहाँ से आ रहा है, r से आ रहा है। यहाँ पे तुम कुछ भी रखोगे, मॉडुलस क्या होता है, उसको प्लस बना देता है, तो ये क्या हो जाएगा, x आ रहा है r से, तो ये हो जाएगा माइनस के r, x r से आ रहा है ना, वास्तविक संख्या को समुच्चय है, तो x की जगह पे r रखो, चाहे देखो r तुम 2 रख दो, माइनस के 2 रखो, वो हो जाएगा प्लस, लेकिन बाहर से फिर क्या है, नेगेटिव। इसके जगह पे तुम अंदर 2 रखो, सोचो 2 ही रहेगा, 2 के बाहर माइनस, तो -2 हो जाएगा। अगर तुम माइनस का 2 लेते हैं, ये चिन्ह उसको क्या बना देता, प्लस, और बाहर से फिर माइनस है तो माइनस का 2 फिर से हो जाता। तो तुम x r कुछ भी लो, वो -r हो जाना है इस चिन्ह की वजह से, क्योंकि चिन्ह बाहर माइनस है। तो यानी कि जो परिसर होगा वो ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होगा। प्रांत तो हमारा वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, परिसर हमारा होगा -r, यानी कि ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है बच्चों, एकदम आसानी के साथ समझा दिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके बच्चों, अब आते हैं इसके सेकंड वाले पार्ट में। ये भी काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, हमें दिया हुआ है, गिवन क्या है कि जो fx है ना वो ये है। ठीक है, काफ़ी शानदार क्वेश्चन है ये सेकंड वाला भी, क्योंकि जो हमारा फलन है ना वो वास्तविक फलन है। ठीक है, वो फलन हमारे क्या है, वास्तविक फलन है। तो अगर हमारा फलन वास्तविक है तो क्या हो जाएगा, देखो एक चीज़ देखो, x माफी चाहूंगा आपके लिए, चूंकि फलन वास्तविक है। अब देखो फलन अगर वास्तविक है तो ये जो चीज़ है, ध्यान से समझना, ये चीज़ अंदर में माइनस कभी नहीं हो सकती। अगर माइनस होगा तो वो काल्पनिक संख्या देगा हमें, है ना, उसका हम अंडर रूट नहीं निकाल पाएंगे, काल्पनिक संख्या में आ जाएगा। वास्तविक फलन है, प्रश्न में बोल रहा है फलन वास्तविक है, इसलिए जो इस चीज़ का जो मान होना चाहिए वो हमेशा 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। वास्तविक का मतलब ही होता है कि जो भी चीज़ है, जो भी फलन होगा ना वो हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा, मतलब अगर अनरूट में रहेगा तो। ठीक है, ये चीज़ तब अप्लाई करती है जब ये चीज़ कहाँ पे आएगी, बात होगी, बात आ जाएगी अनरूट में। जब भी बात होगी तो अनरूट के अंदर का जो मान होगा उसका मान हमेशा 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, अगर फंक्शन का ये चीज़ अनरूट में है तो। सिंपल वे में समझा रहा हूँ एकदम। ठीक है, तो यहाँ लिख दें चूंकि फलन वास्तविक है, अर्थात ये जो चीज़ है इसका मान हमेशा 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, तो वर्गमूल निकालोगे तो +-3 हो जाएगा x का मान। तो x का मान +-3 है ना, तो ये चिन्ह है, ये 3,
ये चीज़, x का मान आपका ये आ जाएगा। और x का मान क्या होता है? x क्या होता है आपका? प्रांत होता है। x क्या होता है आपका बच्चों? प्रांत होता है। यानी कि प्रांत क्या होगा? प्रांत क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन तभी तो मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो x होगा वो वास्तविक संख्या से आएगा, ठीक है। और x का जो मान होगा वो 3 और -3 के बीच में होगा। ये हमें हमारा प्रांत मिलेगा। ये हमें हमारा क्या मिलेगा? प्रांत मिलेगा। परिसर क्या होगा? ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो डिटेल में बता रहा हूँ इस प्रश्न को, एकदम डिटेल में। x हमारा प्रांत होता है, y हमारा परिसर होता है। y हमारे पास ये चीज़ है कि नहीं? और हमें ये पता चला है कि हम जो भी x का मान ले सकते हैं वो इसके बीच में ले सकते हैं। मैं x का मान 3 ले सकता हूँ और -3 भी ले सकता हूँ, इसके बीच में भी ले सकता हूँ, बट्टे बट्टे कुछ भी ले सकता हूँ, ये ध्यान रखना। तो मैं 2 ले सकता हूँ, 1 ले सकता हूँ, 0 भी ले सकता हूँ, -1 ले सकता हूँ, -2 भी ले सकता हूँ। इसके बीच वाले जो मान है जैसे 1/3, 2/3, ये सारे मान भी वास्तविक संख्या के अंतर्गत ही आती हैं। तो मैं उन मानों को भी ले सकता हूँ, जैसे मैं √2 भी ले सकता हूँ। ये सारे मान इसके अंतर्गत हैं और इसके बीच के हैं, ठीक है। ये जो इंटरवल है ना, ये खुद में एक अनंत संख्याओं का भंडार है, ठीक है। लेकिन मैं जो भी मान लूँगा वो हमेशा जो मान होंगे, 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3। या तो 3 होगा या उससे कम होगा, ठीक है। उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि संख्या 9 है यहाँ पर बड़ी, 9 का वर्गमूल 3 होता है। 3 हो सकता है y का मान आ जाए, 3 से छोटा आ जाए, 0 भी आ सकता है। x का मान अगर तुम यहाँ पर 3 ले लोगे या -3 ले लोगे तो 0 बना देगा। 0 हो सकता है, 1 हो सकता, 0 से 3 तक हो सकता है। उससे बड़ा और उससे छोटा मान y कभी नहीं देगा तुम्हें, ठीक है। देखो अगर मैं x का मान 3 रख दूँ, सबसे बड़ा से बड़ा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? y बराबर, यहाँ क्या हो जाएगा? 9 - 9, 0 0। 3 आपको 0 देगा, -3 भी आपको 0 ही देगा, ठीक है। और इस अगर मैं x का मान 0 ले लेता हूँ, सबसे छोटा पॉसिबिलिटी, तो y का मान क्या हो जाएगा? 9 - 0 का स्क्वायर, 9 बचेगा। 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3, ठीक है। अगर मैं 0 लूँगा तो मुझे 3 मिलेगा और इसके बीच के ही मान मिलेंगे आपको। सबसे छोटा मान 0, सबसे बड़ा मान आपको 3 ही मिलेगा, इससे बड़ा मान नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इससे ये आइडिया लगा जो आपका परिसर होगा, परिसर क्या होगा? या तो 0 होगा, 0 से 3 तक ऐसे लिख दो, या फिर ऐसे लिख दो कि x का मान 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, या 3 होगा या 3 से छोटा होगा। ये आपका आंसर है। ठीक है, ये आपको आपका आंसर मिल गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आराम से मैंने बता दिया। अब आते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे ये एक फलन है, इनके मान आपको 0 पर, 7 पर और -3 पे ज्ञात करनी। ये तो भाई कक्षा 2 के बच्चे भी कर देंगे, ये इतना आसान क्वेश्चन है, ठीक है। बस मान रख देना यार, ये तो कक्षा 2 के विद्यार्थी भी कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, हमें क्या दे रखे हैं? एफ एक्स बराबर है 2x - के 5, ठीक है। ये चीज़ हमें दे रखी है। हमें मान ज्ञात करना है f0 का, फिर हमें मान ज्ञात करना है f7 का, और फिर हमें मान ज्ञात करना है f-3 का, ठीक है। x की जगह 0 रखो, 0 - 5 - के 5 आंसर। x की जगह पे 7 रखो, 7 दूनी 14 - के 5 कितना आ गया? 9। फिर x की जगह पे -3 रखो, 2 3 6 - के 5 - के 11। इतना आसान है, तभी मैं बोल रहा था। हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे फलन T सेल्सियस तापमान का फ़ारेनहाइट तापमान पर चित्रण करता है, जो कि ये चीज़ है।
इससे परिभाषित है, निम्नलिखित फलन को ज्ञात कीजिए। T0 T28, मतलब T के जगह ये है ना, C के जगह पे एक बार 0 रखना है, 28 रखना है, माइनस के 10 रखना है, ठीक है। फिर C का मान जब TC 212 हो तो ये तीन तो फट से कर लोगे, है ना। यहाँ C की जगह पे क्या रखोगे, 0 रखोगे, यहाँ C की जगह पे क्या रखोगे, 28 रखोगे, एक बार C की जगह पर माइनस के 10 रखोगे। कर दूँ, ये भी अभी जैसा क्वेश्चन किया वैसा ही दे रखा है। क्वेश्चन नंबर चौथा देखो, हमें क्या दिया हुआ है, हमें दे रखा है TC 9C/5 + 32, ये चीज़ हमें दे रखा है। सबसे पहला वाला हमें निकालना है T0, यानी कि जहाँ जहाँ C है वहाँ 0 रख दो, तो ये क्या हो जाएगा, 0/5, 9 × 0 0, और 0/5 0, तो आंसर आ जाएगा 32, ठीक है। C का मतलब सेल्सियस, 32 डिग्री सेल्सियस, ये आपका आंसर मिल गया। ऐसे ही बाकी भी निकालना है। दूसरा आपको निकालना है T28, ठीक है। तो C जहाँ C है वहाँ 28 रख दो, ठीक है। आपको 8 नम 28 रखना है ना, 9×72, ठीक है। तो ये हो जाएगा 252/5 + 32, ठीक है। काटो इसको, 5 × 25, 0 5 × 20, ठीक है। ये आ जाएगा, जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 82.4 डिग्री, ठीक है। 28 पे ये मान मिलेगा। तो C फिर क्या निकालना, -10, ये आपको ज्ञात करना है। तो 9 C की जगह पे क्या रख दो, -10/5 + 32, C की जगह पे -10 रख दिए, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, ठीक है। 32 में से आपको क्या करना है, 18 घटा देना है, तो कितना आ जाएगा, 14, ठीक है। ये आपको आपका आंसर मिल गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, अगले पार्ट में, फोर्थ पार्ट। ये वाला थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। कह रहे C का मान ज्ञात करना है जब TC 212 दे रखा है, ठीक है। ये जो TC है ना 212 दे रखा है, तो C का मान क्या होगा ये आपको बताना है। बहुत ही आसान पार्ट है। सो क्या करना है, TC आपको 212 दे रखा है, ठीक है। चूंकि TC बराबर हमें दे रखा है प्रश्न में 9C/5 + 32, ठीक है। ये चीज़ हमें दे रखी है, इसके जगह पे रखना है 212, 9C/5, प्लस के 32 तरह के माइनस हो जाएगा, ठीक है। घटाएंगे तो कितना बचेगा, 180, 9 दूनी 18, 0, ये बट्टे में इधर के गुड़े में लग गया C, तो C का मान कितना हो गया, 100 डिग्री, आंसर। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। आखिरी प्रश्न है, वही है, निम्नलिखित में प्रत्येक फलन का परिसर ज्ञात कीजिए। वही परिसर ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ कंडीशन देखना ज़रूरी है। ये fx है, ये चीज़ें x r से आ रहा है और x का मान 0 से बड़ा है, ये बोल रखा है। फिर ये x एक वास्तविक संख्या है, x एक वास्तविक संख्या है। चलिए, काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। पांचवा पार्ट, परिसर ज्ञात करना है आपको। दिया है, क्या दे रखा है कि जो fx है वो हमें दे रखा है 2 - 3x, ठीक है। और x आ रहा है r, वास्तविक संख्या से आ रहा है, और इस x का मान क्या लेना है, 0 से बड़ा लेना है, ये बोल रखा है प्रश्न में, ठीक है। जब भी परिसर निकालोगे वो fx हमारा क्या होता है, y होता है। चूँकि
या मान लो माना एफ एक्स बराबर वाई, यानी कि वाई आपका क्या है 2 माइनस के 3x, ठीक है 2 माइनस के 3x। अब क्वेश्चन में ये बोल रखा है ना कि अगर मैं आपको चित्र बना के समझाऊं, ये x है और ये y है, y आपका किसके बराबर है 2 माइनस 3x के बराबर है, और x r से आ रहा है, और x का मान 0 से तुम्हें बड़ा लेना है, ये भी बोल रखा है। जैसे 0 से बड़ा यानी कि 1 2 3 ऐसे बड़ी बड़ी संख्या लेनी है। अगर मैं x की जगह पर 1 रखूँगा, 2 में से 3 घटाऊँगा तो मुझे क्या मिलेगा, x की जगह पर अगर 1 रखूँगा तो 2 माइनस 3 यानी कि माइनस का 1 मिलेगा, ठीक है। अगर मैं x की जगह पर 2 रखूँगा तो 2 3 6, मुझे 2 रखने पे मुझे कितना मिलेगा माइनस के 4 मिलेगा। तो अगर ये सब आप देख पा रहे हैं है ना, तो अभी ये कहाँ तक जाएगा ये जानना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए क्या करेंगे, y बराबर ये चीज़ है, ठीक है। तो मैं यहाँ से x का मान निकाल लूँगा, तो क्या है y तो है, और माइनस प्लस का 2 इधर आके माइनस, ये माइनस के 3x, माइनस इधर बड़ा कर दो तो 2 माइनस के y बट्टे में 3, यहाँ आ गया x, ठीक है। और प्रश्न में क्या बोल रखा है कि x का मान 0 से बड़ा है, चूँकि x का मान 0 से बड़ा है और ये चीज़ है, तो 2 माइनस वाई बट्टे 3, इसका मान 0 से बड़ा हो जाएगा, ये बट्टे में है इधर आके गुणे में लग जाएगा, तो 2 माइनस वाई ये हो जाएगा, ठीक है। माइनस का वाई उधर चला जाएगा, तो जब भी उधर जाता है ना प्लस के वाई, तो ये चिन्ह हो जाएगा, चिन्ह ये वाला पलट जाता है, ठीक है। आप देख रहे हैं जितना बड़ा मान रख रहे हुए अंत 3 रखूँगा तो कुछ और बड़ा मान आ जाएगा। तो जो परिसर हमारा जा रहा है वाई का मान ये है, वाई का मान 2 से छोटा है, आखिरी पड़ाव क्या है 2 है, और 2 भी उसके पास नहीं है, ये चिन्ह है ना, ये वाला चिन्ह क्या होता है, इसके पास 2 नहीं है, 2 से छोटे हैं सारे, तो परिसर क्या होगा, इसका मतलब क्या हुआ, परिसर क्या हुआ, देखो ये चिन्ह है ना, इसके पास ये चिन्ह है, तो इसके पास अच्छा कोष्टक बना के देखना, इसके पास ये वाला लग जाएगा 2, 2 इसके 2 से छोटे मान होंगे, और छोटे मतलब कितने भी छोटे हो सकते हैं, कहाँ तक माइनस के इन्फिनिटी तक, ठीक है। ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। देखो 2 भी नहीं होगा, ठीक है कभी, तो यहाँ पे ओपन इंटरवल लगाना है, क्योंकि 2 उसके पास नहीं है, ये चिन्ह का मतलब ही होता है ओपन इंटरवल, 2 से छोटे, 2 भी नहीं है, 2 से सारे छोटे मान है माइनस के इन्फिनिटी तक, और इन्फिनिटी जब भी आएगा तो ओपन इंटरवल लगता है, चाहे प्लस के हो या माइनस के। ये वाला पार्ट भी हो गया। अब आओ उसके सेकंड वाले पार्ट में। सेकंड वाले पार्ट में क्या बोला गया, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स एक वास्तविक संख्या है, ठीक है। सो देखो शानदार क्वेश्चन है, एफ एक्स हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 2, और एक्स एक क्या है, एक्स एक वास्तविक संख्या है, ठीक है। ये चीज़ है, तो माना परिसर निकालना है ना, माना एफ एक्स हमारे पास क्या है वाई है, तो क्या हो जाएगा वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, तो प्लस का 2 इधर आके क्या हो गया माइनस, तो एक्स का मान क्या हो जाएगा वाई माइनस 2 बराबर एक्स, ठीक है। एक्स एक वास्तविक संख्या है, चूंकि एक्स एक वास्तविक संख्या है, अगर ये वास्तविक संख्या है तो इस y माइनस 2 का मान क्या होगा 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा होगा तभी तो ये वास्तविक संख्या होगा, अगर छोटा होगा तो बात बनेगी नहीं, ठीक है। तो इसका मान क्या होना चाहिए 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब है कि y माइनस 2 का मान 0 या 0 से बड़ा होगा, तो माइनस का 2 इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 2, ठीक है। और चिन्ह फिर यह हो जाता है,
एक सेकेंड, नहीं नहीं, माइनस का 2 इधर आ गया ना, तो ये हो जाएगा। तो y का मान क्या आ गया 2, और ये चिन्ह लगाएं तो परिसर क्या होगा, 2 तो होगा ही होगा और 2 से बड़े भी होंगे। ये चिन्ह जब भी लगता है, ये वाला सिंबल लगता है क्लोज इंटरवल, 2 से बड़े सारे हैं उसके पास, यानी कि प्लस के इन्फिनिटी, यहाँ ओपन इंटरवल इन्फिनिटी है ना, तो ओपन इंटरवल, ये आपको आपका परिसर मिल जाएगा। ठीक, तीसरे वाले पार्ट पे आ जाइए। तीसरे वाले पार्ट में क्या है, एफ एक्स बराबर एक्स और x एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, ये हमें दे रखा है एफ एक्स बराबर एक्स, एक्स एक वास्तविक संख्या है। तो ये तो बहुत ही आसान हो गया है ना, क्योंकि x आपका वास्तविक संख्या है, यानी कि x आपका r से आ रहा है, तो x की जगह जैसे r रखोगे तो ये हमारा y होता है, तो y भी आपका क्या आ जाएगा r, यानी कि जो परिसर होगा वो भी क्या होगा r, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होगा, आंसर। तो इस तरीके से ये पूरी प्रश्नावली हमारी सॉल्व हो गई। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें। जय हिंद, मिलते हैं नए वीडियो में।